मित्रों, एक खबर आप लोगों को दिल्ली से जुड़ी हुई दूँ क्योंकि दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। और ख़ासकर पिछले सिर्फ 24 घंटे में जो बारिश हुई उसके बाद दिल्ली परेशान नहीं है, बल्कि कुछ दिनों से परेशान है, जिसमें 3 छात्रों की मौत हुई। तो उसके बाद मैंने देखा कि मीडिया जगत के लोग जाग गए, क्योंकि हमने बहुत सारी स्टोरी की है, बहुत सारी स्टोरी है, हज़ारों की संख्या में स्टोरी की है, इन गलियों की, नालियों की, लोगों के स्थानीय मुद्दों की, बातों की। इस स्टूडेंट की दर्दनाक हालत कुछ बड़े बड़े जर्नलिस्ट अभी सड़क पे घूम घूम के दिखा रहे हैं। ये कभी मिलने भी नहीं जाते। वो कहिए ना, मेढक, जो बरसाती मेढक वाली कहानी होती है, अचानक कुछ निकल के फिर आके फिर कहानी सुनाना शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, कई सारे मित्र ऐसे हैं, कई सारे डीएम्स ऐसे हैं, उनकी मैं चर्चा कर दूं कि कई सारे ऐसे डीएम हैं जो उसी इलाके में रह के जिन्होंने तैयारी की थी, उसके बारे में मैं आप बताना चाहूँगा कि जो पहले रह चुकी हैं, वहाँ रह के तैयारी की है, उनके मुंह से जो बात सुनी गई है वो मैं आप आज शेयर करूँगा। एक अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, नाम खोलना सही नहीं है। वो तकरीबन 2011-12 की घटना है। 2011-12 में वो एक छोटे शहर से आए थे और यहाँ राजेंद्र नगर में इस राव इंस्टीट्यूट में नहीं बल्कि किसी और इंस्टीट्यूट में, राव में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो जब ज़्यादा भीड़ थी तो वहाँ तैयारी करना, क्योंकि वो पीटी निकाल चुके थे। अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि भाई कैसे हम मेंस की तैयारी करें। तो वो जब इस तरह के गलियों में धक्के खाते खाते जब वहाँ पहुँचे तो एक छोटी सी इंस्टीट्यूट में जाके उन्होंने, कि जहाँ 30 बच्चे थे, और फिर इस वक्त उन्होंने तैयारी शुरू की। और उसके बाद घर लेने की बात आई कि घर कहाँ लेंगे। तो क्योंकि उनके फादर अच्छी कंडीशन में थे, बिहार के से आने वाले हर घर के बच्चे जो हैं मालदार नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक छोटे से कमरे में भी 2-2, 3-3 बच्चे रह जाते हैं। बच्चे नहीं कहीं, 2-3 अभ्यर्थी जो हैं एक कमरे में रह सकते थे। उस वक्त की सिचुएशन, 2014 की सिचुएशन बहुत डिफरेंट था। अभी जब जांच करने के लिए, अब हाँ, मैं उस बीच में इंटरप्ट नहीं करूँगा। वहाँ वो रह के फिर उन्होंने लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया और लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की कि लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट क्या है। उसी वक्त शुरुआत हो चुकी थी कि लाइब्रेरी को घर में आप पढ़ नहीं सकते तो लाइब्रेरी कौन चले जाइए, वहाँ किताबें रखी हो, फलां की है। उन्होंने देखा कि लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर नहीं है। 2-3 दिनों के अंदर ही उनकी समझ में आ गई बात, और वो फिर चले गए अपने घर में, अपने कमरे में, जहाँ उनको सिर्फ 10x10 का कमरा था, एक चेयर और सिंगल बेड और साथ में थोड़ी सी जगह। फिर उन्होंने तैयारी की और उसके बाद यूपीएससी उनका निकल गया। उस तरह के उनकी टीम में तकरीबन 4-5 अभ्यर्थी थे, उसमें 3 आईएएस बन गए और 2 जो है उनको अलग अलग सर्विसेज में जाने का मौका मिला। आज जब बतौर डीएम उनको जिम्मेदारी मिली इस इलाके की जांच करने की, तब उन्होंने बताया कि यहाँ स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ उस इलाके की बात करते हैं, उस इलाके की बात कर रहे हैं, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे आम वहाँ के लोग किराया मकान मालिक हो, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि इनसे हम कैसे पैसे ले लें, कितना लूट लें। उनका इनके प्रति कोई हमदर्दी, कोई जवाबदेही नहीं होती है। ये किस कंडीशन में रह रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं आता है। आपको कुछ हो गया, बीमार पड़ गए, कुछ ऐसा हो गया, तो भी मकान मालिक कहेगा भैया हमें किराया दो, उसके बीमार पड़ गए तो घर चले जाओ। जिन घरों की बात हो रही, जब एक अभ्यर्थी की मौत हुई थी पटेल नगर में, आपको याद होगा, उनकी जांच जब की गई तो देखा गया कि जो मेन गेट है वहीं वायर लटक रहा था। जब जांच की गई तो पता चला कि उस घर में फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। एक आईआईटी का बच्चा पीटी निकालता है, उसके बाद फिर अब आईएएस बनने के दूसरे कदम में जब बढ़ता है तो जिंदगी ही उसकी चली गई। तो भेड़ बकरियों से भी बदतर हालत है इन आईएएस एस्पिरेंट्स के, अभ्यर्थी के। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार क्या दिल्ली सरकार है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपको यही लग रहा होगा कि जिम्मेदार कौन है? दोस्त, इनके पैसे से अधिकारी फलते फूलते हैं,
इनके पैसे से दुकानदार फलते फूलते हैं, इनके पैसे से इंस्टीट्यूशन वाले जो हैं वो फलते फूलते हैं, इनके पैसे से नेताजी फलते फूलते हैं, निगम पार्षद जी फलते फूलते हैं, विधायक जी फलते फूलते हैं। क्यों कहेंगे कैसे? क्योंकि उस इलाके में जहाँ जहाँ जितनी जितनी संख्याएँ बढ़ाई जाती है उतनी ही ज़्यादा कमीशन खोरी ज़्यादा शुरू हो जाती है। उस इलाके की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ डिमांड की गई है, अचानक 2 साल 3 साल में बढ़ी है। सीवेज कैपेसिटी उसकी उतनी नहीं है जितनी कि अचानक वॉल्यूम बढ़ गया है। अभी जो रिपोर्ट आई उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और 2025 के जो मास्टर प्लान है, तकरीबन 10-12 साल पहले जब उसे लाया गया था, उसमें बेसमेंट की जो चर्चा हुई थी, बेसमेंट में सिर्फ कुछ काम करने की ही इजाज़त दी गई थी। सीए के ऑफिस बना लें, छोटे मोटे सामान जो है रखने के लिए करेंगे, फिर उसके लिए आपको ऊपर जो है टिल पार्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त जो इस तरह के जो कमर्शियल सेंटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक लूट का अड्डा रहा। अधिकारी खाते रहे, नेताजी भी अपने नेतागिरी चलाते रहे। मरता कौन रहा बच्चा? ये हर वक्त मरा है। कई आईएएस से बात हुई, उसी इलाके में रह के तैयारी करना, सारी चीज़ें करना, और बच्चे बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि अगर ये आईएएस बन तो गए लेकिन करेंगे क्या। तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली जैसे प्रदेश में जब तक आप सीनियर आईएएस बन के कुछ करने की कंडीशन में आते हैं तब तक आप कहानियाँ बदल जाती है। ये देश की राजधानी है, यहाँ नेतागिरी ज़्यादा चलती है, यहाँ और परेशानी बहुत ज़्यादा चलती है। तो मित्रों, एक आईएएस की कहानी यही है कि जब वो आईएएस बने, आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वहाँ चाह के भी सिर्फ रिपोर्ट दे सकते हैं, चाह के भी आपकी सुरक्षा के वो देख सकते हैं, चाह के भी आप कुछ आपके बारे में बता सकते हैं, बस वो आपको भाषण सुना सकते हैं, गलती मान सकते हैं, तमाम सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको फैसिलिटेट करने के लिए उनके पास पावर नहीं है, क्योंकि मल्टीपल एजेंसी यहाँ है। यहाँ एमसीडी भी है, एमसीडी सबसे मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है। लेकिन अभी दिल्ली के सबसे ईमानदार ऑफिसर अश्विनी कुमार को वहाँ एज ए सेक्रेटरी, एज ए कमिश्नर तैनात कर दिया गया है। उन्होंने शुरुआत वहीं से की थी। सबसे पहले 3 इंजीनियर को सस्पेंड किया था, एक को टर्मिनेट कर दिया, एक को सस्पेंड कर दिया गया। उसी से कहानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि उसके पीछे जब जाएंगे तो ये निगम पार्षद दिल्ली को बेच खाया है, ये विधायक दिल्ली को लूटा है। दुर्भाग्य यह है कि इनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक इन नेताओं को जब तक जेल में नहीं डालेंगे आप। अधिकारियों से बात तो नहीं बनती। ये अभी भी देखें, आम आदमी पार्टी वाले वहीं जाके बैठ कर धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। भाई इतने दिन से आपको, 8 साल से आपको दिख नहीं रहा था कि आप तो सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े भविष्य द्रष्टा हैं। स्कूलों की शिक्षा की और शिक्षण संस्थानों की बात करते हो, अब मौत के बाद आप कह रहे हो कानून बनाएंगे, तो आप क्या कर रहे थे इतने साल से? अरे भाषण वीरों इनकी भी सुनो। अनाथराज कॉलोनी दिल्ली पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है। जो कॉमर्शियल सेंटर है उसको अजीबोगरीब तौर पे डाइवर्ट कर दिए गए हैं। इनके लिए अलग सेंटर्स की ज़रूरत है, इन बच्चों के लिए, इन पेरेंट्स के लिए। नए शहर भी डेवलप कर दो यार, नई इलाका डेवलप कर दो, इंस्टीट्यूशन वहाँ शिफ्ट कर दो। ये एस्पिरेंट वहाँ चले जाएंगे। ये विद्यार्थी पहले आपको पता है मुखर्जी नगर में रहते थे, नेहरू विहार, तमाम सारे हिस्से में रहते थे। नॉर्थ कैंपस भरा पड़ा था। आज लक्ष्मी नगर है, करोल बाग है, राजेंद्र पैलेस है, राजेंद्र नगर है, तमाम सारे हिस्सों में जा रहे हैं। साउथ दिल्ली जेएनयू के आसपास हैं। तो जहाँ भी इनको मौका मिलेगा कर लेंगे। तो उन आईएएस का दर्द जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसी इलाके से आज कलेक्टर बन गए, अलग अलग जगहों पे आज पदस्थापित हैं, लेकिन आज कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दर्द सिर्फ इसी बात की है कि इन राजनेताओं ने आपको, जनता को, स्थानीय लोगों को बहुत छला है। नेताओं ने भी, उसमें अधिकारियों ने भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई है उनके साथ हाँ में हाँ मिला के। कोई ईमानदार ऑफिसर यहाँ टिकना नहीं चाहता, क्योंकि ईमानदार ऑफिसर को ये दिल्ली पचा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ धन्ना सेठ भी है तो दरिद्र भी है। धन्ना सेठों की ज़्यादा चली है। अब देखिए क्या विकल्प निकलता है। चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, उसमें कहा कि इस कानून की, सख्त कानून की ज़रूरत है। नरेश कुमार के बारे में एक बात और मैं बता दूं, वो खुद ईमानदार हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किए हैं। अब इस सभी
डीसी से लेकर सभी को उन्होंने जिम्मेदारी दे रखी है कि आप जा कर ये तय करें कि उन विद्यार्थियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, जहाँ भी गलतियाँ हुई उस गलतियों को रेक्टिफाई करें। नमस्कार।